हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरेवा जीनियस। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्केटिंग का क्लास नंबर 7। इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि कैसे उसको डेवलप किया जाए। बहुत सारे फेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का, जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने मार्केटिंग का जो भी स्ट्रैटेजी होता है उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लान करोगे। अब स्ट्रैटेजी को बनाओगे कैसे, ये भी डिपेंड करता है। अब स्टडी को स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए आपको डेटा कलेक्शन करना है, वो कैसे करोगे, उसका भी एक अलग अलग तरीका होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ दैट व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अकर्स व्हेन अ फर्म री एग्जामिन विच बिजनेस इट शुड ग्रो इन, मेंटेन, हार्वेस्ट और टर्मिनेट, एंड विच न्यू बिजनेस इट शुड एंटर। कहने का मतलब, अगर आज आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने ही बिजनेस को री एग्जामिन करोगे कि भाई कहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाना है, कहाँ पर चीज़ों को मेंटेन करना है, कौन से प्रोडक्ट को मेंटेन करना है, या कौन से प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, टर्मिनेट कर दोगे। या फिर आपको अगर कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, इन सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन करोगे। अब इन सारे चीज़ों को एग्जामिन करने में जो पूरा प्रोसेस आपका क्रिएट होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले देखो, ये सेट द गोल्स। सबसे पहले अपने क्या करते हैं आप, या फिर डायरेक्शन को देखो कि भाई कौन से डायरेक्शन में आप जा रहे हो। उसके बाद अपने गोल्स को सेट करो कि भाई एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो। उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, एक फाइनल आउटपुट मिलेगा, या फिर आपको एक डेटा मिलेगा एनालाइज करने को। उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे, चीज़ों को सबसे पहले स्ट्रेटेजाइज करोगे, देन उसके करस्पॉन्डिंग आप एक्शन लोगे, एंड फाइनली एक्शन इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको मॉनिटर भी करोगे। एंड अगेन दिस विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन। ये साइक्लिक प्रोसेस है, कहने का मतलब री एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस इज ओनली नोन एज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। किसी भी बिजनेस को अपने कौन से प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाने हैं, या फिर उसको बंद करना है, या फिर कुछ किसी और नए बिजनेस में एंटर करना है, इन सब की प्लानिंग को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ओके, इट बेसिकली डील्स विद हाउ द फर्म अडेप्ट द चेंज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। कहने का मतलब, अभी आपका जो भी करंट सिनारियो चल रहा है, इन्वायरमेंट, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, एक्सटर्नल के बारे में भी काफ़ी कुछ जान चुके हैं। आगे और भी सारी चीज़ें आपको इंक्लूड कर दी जाएंगी। तो ये सारे इन्वायरमेंट के वजह से आपके प्रोडक्ट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग आप कैसे चीज़ों को अडेप्ट कर रहे हो, इसी से क्या करना है, इसको डील करना है। ठीक है, कैसे अडेप्ट करना है, कब अडेप्ट करना है, क्यों अडेप्ट करना है, ये सारी चीज़ें। या फिर अगर बंद भी करना है तो भाई बंद भी करो, क्योंकि दैट डिसीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लॉस अगर बहुत ज़्यादा होने वाला है, इट्स बेटर टू दैट यू शुड टर्मिनेट योर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट, द एम ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज टू शेप द कंपनीज बिजनेस, इट्स प्रोडक्ट, सर्विसेज, एड मैसेजेस टू दैट दे अचीव टारगेटेड प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। हमेशा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम में ले जाती है। कहने का मतलब कि भाई आपका जो भी टारगेट है, आपने जो भी गोल सेट कर रखा है, उसका कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा। बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का, तो 4 लेवल पे किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, बिजनेस यूनिट लेवल पे और प्रोडक्ट लेवल पे। कॉर्पोरेट लेवल पे क्या किया जाता है, इट डिसाइड्स ऑन द रिसोर्सेज टू डिविजन्स। आपके अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एक अगर कॉर्पोरेट है, एक कॉर्पोरेट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जो रिसोर्स एलोकेशन है वो डिपार्टमेंट वाइज कितना क्या देना है, या फिर कैसे चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करना है, दैट इज़ द कॉर्पोरेट लेवल। फिर फंड्स की बात आती है, तो कोवर्ट एलोकेशन ऑफ द फंड्स, एक डिवीजन लेवल पर भी आकर, या फिर किसी एक डिपार्टमेंटल लेवल पे भी आकर फंड्स को कैसे क्या करना है, एलोकेट करना है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, डिवीजन लेवल पर। बिजनेस यूनिट मतलब, देखो बिजनेस यूनिट का क्या है कि अगर आपने एक थॉट सोचा, कहने का मतलब आपने एक क्या किया, एक डायरेक्शन में आपने कोई चीज़ रिसर्च करना स्टार्ट किया, एंड रिसर्च करने के बाद आपको एक चीज़ या एक आउटपुट आपको देखने को मिली, या फिर आपको किसी एक चीज़ को सुधारना है, तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप क्या करते हो, एक बिजनेस यूनिट को क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो। कुछ 4-5 लोग क्या करोगे, आप अपने लोग उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप इन्वेस्ट करोगे, एंड आप ये बोलोगे कि भाई तुम क्या करो, ये डायरेक्शन में हमारे क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तुम इसको क्या करो, सुधारने की कोशिश करो, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने की कोशिश करो और हमारी कंपनी को ग्रोथ दो। तो कहने का मतलब ये कि बिजनेस यूनिट के लेवल पे भी क्या किया जाता है, स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं। कहने का मतलब, अगर आप किसी एक डायरेक्शन में देख रहे हो, तो उसी डायरेक्शन में भी आप क्या कर सकते हो, चेंजेस लेकर आ सकते हो विथ
द री एग्जामिनेशंस। ओके, लास्टली बात करते हैं प्रोडक्ट लेवल पे। प्रोडक्ट लेवल पे कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से एक मार्केटिंग प्लान को अगर आप क्या करते हो, चेंज करते हो, या फिर किसी अदर तरीके से क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट लेवल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन भी है। एंड लास्टली मैं पूरा का पूरा आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का क्या कर देता हूँ, प्रोसेस एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन द बिजनेस मिशन। ओके, बिजनेस मिशन के बाद क्या करोगे, सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को चेक करोगे। देखो यहाँ पर पहले ही बताया था मैंने कि भाई आपका जो क्या है, लाइक एक फर्म है, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे अडेप्ट करता है, यही इसका क्या है, एक डीलिंग नेचर है किसका, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का। अब भाई इन्वायरमेंट में कैसे वो क्या करता है, अडेप्ट करता है, उसके लिए सबसे पहले इन्वायरमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो दैट्स वाई इन्वायरमेंट को दो इस पार्ट्स में बांटा गया है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल आपके प्रोडक्ट्स, आपके एम्प्लॉयज़, या फिर आपके ऐसे सारे लाइक लोग, या कोई भी इन्वायरमेंट जो आपसे डायरेक्ट टच में है, आपके प्रोडक्ट्स के साथ डायरेक्ट टच में है। और जो डायरेक्ट टच में नहीं है उसको आप किस में क्लासिफाई कर दोगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इसी एनालिसिस को बोला जाता है स्वॉट एनालिसिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, SWOT एनालिसिस, फुल फॉर्म सभी आएगा, सब कुछ चिंता मत कीजिए। तो इन्वायरमेंट की स्टडी को, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसी को क्या बोलते हो, स्वॉट एनालिसिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इन्वायरमेंट की स्टडी करने के बाद क्या करोगे, अपने गोल को फॉर्मुलेट करोगे। उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करोगे। उसके बाद अपने प्रोग्राम को क्या करोगे, फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करोगे। एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन आपको फीडबैक एंड कंट्रोल भी चाहिए। सो दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ द री एग्जामिनेशन। ये चीज़ समझिएगा। तो ये हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और बहुत सारे चीज़ें और भी हैं, लाइक मुझे कुछ ये बताना है कि भाई ये जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, लाइक जैसे आपने स्टडी करी ना यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब स्टडी सिर्फ इस लेवल पे थोड़ी होती है, स्टडी बाद में भी होती है, फीडबैक एंड कंट्रोल वाला भी तो पार्ट है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी डेटा को क्या करते हो तुम, चेक करते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं करते हो। सो दैट्स वाई हम एक नॉर्मल सी चीज़ जानेंगे कि भाई इन्फॉर्मेशन कौन कौन से पार्ट से आ सकती है। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काम आएगा। इंडस्ट्री डेटा, गवर्नमेंट डेटा, एंटरप्राइज डेटा, डेमोग्राफिक डेटा, कस्टमर के सर्वे, स्पॉन्सर्स, बेंचमार्किंग भी होते हैं। जैसे आज एक नया मोबाइल खरीदते हो तो देखते हो ना, बहुत बार यूट्यूब पे उसके बेंचमार्क स्कोर देखते हो कि भाई कोई एक बहुत बड़े क्या है, लाइक यूट्यूबर्स हैं, वो लोग कैसा बेंचमार्क दे रहे हैं, या फिर बहुत सारे बेंचमार्किंग कंपनीज भी आती हैं जो उनके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के हिसाब से क्या करते हैं, उसको वो कौन से लेवल तक सस्टेन कर सकता है, उस हिसाब से उसको बेंचमार्किंग स्कोर दिया जाता है। सो इन द सेम मैनर आपके प्रोडक्ट्स की भी बेंचमार्किंग होती होगी। सो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को उठा सकते हो। इससे ये पता चलता है कि आपका प्रोडक्ट कौन से पोजीशन पर लाई कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, दैट इज नोन एज पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग में जनरली बेंचमार्किंग काम आता है। फर्दर सोशल ट्रेंड्स एंड डेटा, इन सारी चीज़ों, सारे डेटा कलेक्ट करके आप क्या करते हो, अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को कंटिन्यू करते हो। लास्टली सबसे पहले देखो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था यहाँ पर कि कौन कौन से लेवल पे होता है। सबसे पहले कॉर्पोरेट और डिवीजन लेवल पर, ठीक है। अब कॉर्पोरेट सोशल प्लानिंग इज द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विच establishes the framework within which the divisions and business units, it's not unites, prepare their plans। सो ये चीज़ देखो ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्टिविटी कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था, कॉर्पोरेट मिशन डिफाइन करोगे। देखो यहाँ पर भी मैंने बताया बिजनेस का मिशन डिफाइन करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोला जाता है सबसे पहले प्रॉफिट्स को नहीं देखते हैं, सबसे पहले आप अपने मिशन को देखिए। अगर आप अपने मिशन को अकॉम्प्लिश करोगे, भाई प्रॉफिट एंड ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ही आएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट को फोकस करके अगर आप चीज़ों को फर्दर प्रोसीड करते हो, देन यू विल बी ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइजिंग विद मेनी ऑफ द क्वालिटीज़, एंड फर्दर जाकर आपको सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई बिजनेस मिशन डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का जो क्या है, एक गोल है, या फिर बिजनेस का जो एक क्या है, एक तरीका है सोचने का, उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। एंड योर पॉलिसीज, योर ऑल इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजीज मस्ट लाई इन द सेम डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू योर कॉर्पोरेट मिशन। ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड
मिशन स्टेटमेंट्स, अब ये देखो ये सब पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट स्टिल नोट्स देना था तो मैंने नोट्स दे दिया। नॉर्मली पढ़ के भी कुछ कुछ चीज़ें देखो कर सकते हो। फर्दर देखो, कॉर्पोरेट मिशन डिफाइन कर दिया, उसके बाद क्या करना है, अपने स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स को क्या करना है, स्टैब्लिश और आइडेंटिफाई करना है। कहने का मतलब जब आपने अपने कॉर्पोरेट मिशन को क्या किया, डिफाइन किया, बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको कौन से डायरेक्शन में सोचना है, सबसे पहले तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। और उस डायरेक्शन के लिए आप क्या करते हो, बिजनेस यूनिट्स को स्टैब्लिश करते हो, आइडेंटिफाई करते हो। समझ में आया? सो बिजनेस एसबीयूज, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसबीयू। सो एसबीयूज आर बिजनेस यूनिट्स दैट कैन बेनिफिट फ्रॉम सेपरेट प्लानिंग। एक सेपरेट प्लानिंग होती है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फेस स्पेसिफिक कॉम्पिटिटर्स, या फिर अगर आपने देख लिया कि भाई कोई एक नया नॉन ट्रेडिशनल क्या आया है, कॉम्पिटिटर आया है, और उसने एक अलग वे में प्रोडक्ट को क्या किया है, लॉन्च किया है, तो भाई आप क्या करोगे, इस चीज़ को रीस्टैब्लिश करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी, एंड अपने कुछ बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स उधर भी लगाओगे कि आप अपने कॉम्पिटिटर को भी क्या कर सको, कॉम्पीट कर सको, एंड बी मैनेज्ड एज प्रॉफिट सेंटर्स। सो ये एक प्रॉफिट सेंटर्स की तरह भी आप मैनेज कर सकते हो। एक्सटेंडिंग टू न्यू कस्टमर ग्रुप्स, कस्टमर नीड्स एंड टेक्नोलॉजी अलाउज फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। ये सारी चीज़ें हैं, कस्टमर ग्रुप के फॉर्मेट में भी, कस्टमर नीड्स के डायरेक्शन में भी, या फिर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज के डायरेक्शन में भी क्या कर सकते हो, अपना स्ट्रेटेजिकल बिजनेस यूनिट्स को आप आइडेंटिफाई और स्टैब्लिश कर सकते हो। लास्टली एलोकेशन। अब भाई एसबीयू स्टैब्लिश करी है आपने, तो रिसोर्सेज तो एलोकेट करोगे ही। अब ये रिसोर्स एलोकेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करना, पोर्टफोलियो मॉडल्स डिफाइन किए जाते हैं। वैसे तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या है, पार्ट है, बट कुछ स्ट्रेटेजिक मॉडल्स हैं जो मैं आपको डिफाइन करूंगा। और वो कौन कौन से हैं देखो, जैसे बीसीजी मैट्रिक्स है, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स है, मैकेंसी जीई मैट्रिक्स है, एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट एक्सपांशन ग्रिड, पोर्टफोलियो एनालिसिस मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सब देखो वैसे तो बिल्कुल भी पार्ट नहीं है मार्केटिंग का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पार्ट में आता है, बट स्टिल मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, आपको बता दिया है। ठीक है, सो ये पोर्टफोलियो मॉडल्स के थ्रू पता चलता है कि भाई रिसोर्सेज कौन से डायरेक्शन में कितने आपको डालने हैं। सो इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एसबीयूज टू बिल्ड, मेंटेन, हार्वेस्ट और डाइवेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, एग्जाम्पल ऑफ दिस मॉडल्स, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बीसीजी मॉडल, जी मॉडल, मैकेंसी मॉडल, ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग तरीके हैं। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है क्योंकि ये एक अलग पार्ट में है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है उसके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो उसमें कन्फर्म होगा। प्लानिंग न्यू बिजनेस, डाउन साइजिंग और टर्मिनेटिंग ओल्डर बिजनेस, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने नए बिजनेस को कैसे प्लान कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो या बंद कर रहे हो, ये भी सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कॉर्पोरेट या डिविजनल लेवल पर आती हैं। ठीक है, व्हेन प्रोजेक्ट सेल्स आर लेस देन द एक्चुअल सेल्स, यहाँ पे सेल्स लिख लेना यार, आर लेस देन द एक्चुअल सेल, देयर इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप। कहने का मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट का सेल एक्चुअल सेल से कम है, दैट मीन्स कि देयर इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप। ध्यान में रखिएगा, टर्म क्या होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप। द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप प्रोवाइड्स मैनेजमेंट विद द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप बिजनेस स्ट्रेटेजीज टू फिल दिस गैप। बहुत बार ऐसा होता है, ये बहुत जनरल टर्म है क्योंकि हर चीज़ आइडियल नहीं होती है। जब आइडियल नहीं होगी तो भाई एक्चुअल सेल और प्रोजेक्ट सेल में क्या होगा, हमेशा फ़र्क होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बिजनेस स्ट्रेटेजीज ऐसे बनाई जाती हैं कि इस गैप को क्या कर दिया जाए, फिल किया जा सके। अब बिल्कुल फिल नहीं किया जा सकता, उस चीज़ को, गैप को मिनिमाइज ज़रूर किया जा सकता है। कैसे मिनिमाइज किया जाएगा, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। इंटेंसिव ग्रोथ, बहुत सारे बिजनेस क्या होते हैं, इंटेंसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं। कहने का मतलब कि अपने प्रोडक्ट को, लाइक कहने का मतलब कि उन्होंने एक्चुअल सेल कुछ और प्रेडिक्ट किया, एंड एक्चुअली में जब वो क्या हुआ, मार्केट में गया तो बहुत कम सेल हुआ। तो इसके पीछे आप रीज़न जानोगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। आपको पता चला कि भाई इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, फिर आपने क्या किया, आपने फिर ऐसा स्ट्रेटजी अपनाया कि भाई प्राइस सबसे कम कर दो। दैट इज़ ओनली नोन एज मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब ये होता है, ये एक स्ट्रैटेजी है, इसमें इंटेंसिव ग्रोथ के लिए इसको यूज़ लिया जाता है। मार्केट पेनिट्रेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जियो। जब एयरटेल 350 में, 350 में 1 GB दे रहा था, तब वो 200 में वो फुल्ली सब कुछ समझो अनलिमिटेड इंटरनेट देना स्टार्ट कर दिया था। दैट इज़ ओनली नोन एज मार्केट पेनिट्रेशन। सो मार्केट पेनिट्रेशन में होता क्या है कि जब इनिशियल टाइम में आपका प्रोडक्ट एंटर करता है मार्केट को, उस समय आप
प्राइस सबसे ज़्यादा कम कर देते हो, एक अलग लेवल पे कम कर देते हो, एंड विथ ड्यू टाइम जब आप मार्केट को कैप्चर कर लेते हो, देन आप धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हो, जो कि अभी करेंटली जियो ने किया। 2016 के आप प्राइसेस को देखिए, आज उसने काफ़ी कुछ लाइक 50% सर 35% के आसपास मार्केट को कैप्चर किया है। एंड आफ्टर दैट अब उनकी खुद की मनमानी है। अब जैसे ही क्या होगा, मोनोपोली स्टैब्लिश होना स्टार्ट होगा, फिर उनकी मनमानी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट इज़ द ओनली स्ट्रेटजी ऑफ द मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट डेवलपमेंट कहने का मतलब कि और कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हो, आप ला सकते हो, दैट इज नोन एज द मार्केट डेवलपमेंट। जब आपको इंटेंसिव ग्रोथ देखना होता है तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट तक सीमित नहीं रहोगे। इन द सेम मैनर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहने का मतलब उसी पुराने प्रोडक्ट को ही आप क्या करोगे, कुछ और टेक्नोलॉजिकली इन्हांस करके आप एक नया प्रोडक्ट लगा दोगे। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर आओगे अपने प्रोडक्ट में, एंड उस तरीके से आप क्या करोगे, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे। सो इन सारी तरीकों से इंटेंसिव ग्रोथ पाया जा सकता है। इंटेंसिव कहने का मतलब बहुत ज़्यादा। जब बिजनेस का एक जो फाइनल कहने का मतलब एम हो जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाना है इस पर्टिकुलर ईयर में, तब जाकर ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिव ग्रोथ। इंटीग्रेटिव ग्रोथ कहने का मतलब बहुत सारे स्ट्रेटजीज होते हैं चीज़ों को इंटीग्रेट करना। अब इंटीग्रेट बहुत सारे लेवल पे होता है, फॉरवर्ड, हॉरिजॉन्टल, बैकवर्ड, ये सारे तरीके हैं। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब कि सेम लेवल पर, सेम ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में क्या हो जाए, लाइक कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं कि अगर दो ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, उन दोनों आपस में क्या कर लेंगे, वो इंटीग्रेट कर लेंगे। या फिर अपने कुछ पुराने बैंक्स हैं, जैसे कहने का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं, सो आपको पता भी होगा कि भाई आईसीआईसीआई उसको सपोर्ट करता है, फिर फर्दर एसबीआई में उसको मर्ज कर दिया जाता है। सो दैट इज़ नोन एज द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहने का मतलब कि आप क्या कर रहे हो, किसी बहुत बड़े कंपनी से टाई अप कर रहे हो, लाइक फ्लिपकार्ट का किसके साथ हो गया, वॉलमार्ट के साथ। तो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड इंटीग्रेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फर्दर डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज में आते हैं कॉन्सेंट्रिक, हॉरिजॉन्टल एंड कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्सेंट्रिक कहने का मतलब अगर अभी आपका कुछ भी जैसा क्या है स्ट्रेटजी है कि भाई बहुत ज्यादा लार्ज एरिया में आप फोकस करो, जैसे हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में क्या किया जाता है कि आप दो बड़े बिजनेस इंटीग्रेट होकर बहुत बड़े लेवल पर क्या करते हैं, कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। सो जब आपको डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ चाहिए होता है, कहने का मतलब कि आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर रहे हो, आप अपने कस्टमर्स को सेगमेंट कर रहे हो, आप अपने मार्केट को क्या कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, या एक किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, दैट इज ओनली नोन एज द कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, अलग अलग रीजन के लिए आप अलग अलग प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हो, दैट इज नोन एज द डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। इन द सेम मैनर हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमेरेट कहने का मतलब कि जब आप क्या करते हो, कोलैबोरेट करते हो ऑन अ वेरी लार्ज स्केल फॉर टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया, बहुत लार्ज स्केल पे इन्होंने क्या किया, आपस में मर्ज किया एक दूसरे को। ठीक है, और अपने अपने प्रोडक्ट्स को लाइक दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को क्या करते थे, टारगेट करते थे। सो दोनों अलग अलग सेगमेंट को क्या करने को, डाइवर्स करने को, इन्होंने आपस में क्या कर लिया, कोलैबोरेट कर लिया। थे दोनों टेलीकॉम इंडस्ट्री के ही, बट इनके जो लाइक जो मार्केट सेगमेंट था, या फिर आप कह सकते हो कस्टमर सेगमेंट था, वो क्या था, काफी डिफरेंट था। सो दैट इज ओनली नोन एज द डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। सो ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहा है, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आ जाएगा, एंड उसमें नेक्स्ट काफी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग द बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। लेट अस